नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हो गई है। इस बीच युद्ध की तबाही की तस्वीर सामने आने लगी है। यूक्रेन के कई शहरों पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जा रहा है। रूस के मुताबिक उसके निशाने पर यूक्रेन का कोई नागरिक नहीं, बल्कि सिर्फ यूक्रेन का सैन्य ठिकाना है। खबरों के मुताबिक रूसी सैनिक क्रीमिया के रास्ते यूक्रेन में घुस रहे हैं। बॉर्डर पर 2 लाख से ज्यादा रूसी सिपाही तैनात हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन में पहले से ही इमरजेंसी का ऐलान कर चुके थे। यूक्रेन में मौजूदा अनिश्चितताओं और तनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फंसे हुए सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे शांत रहें और घबराहट और चिंता से दूर रहें। हम सबकी चिंता का विषय है कि इस समय यूक्रेन में जो टेंशन्स हैं यूक्रेन देश में, और बहुत एक यूक्रेन में जो असमंजस बना हुआ है और वो एक अनिश्चितता की जो स्थिति बनी है, उससे सब देश के लोग, हरियाणा के लोग सभी चिंतित है। लगभग 18,000 लोग वहाँ अपने फंसे हुए हैं और जिसमें लगभग 2,000 लोग हरियाणा से हैं। तो उसके लिए मेरी भी लगातार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में बातचीत चल रही है, तो वो अपने प्रबंध कर रहे हैं। पहला तो केंद्र ने ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्पेशल कंट्रोल रूम बना लिया है और उसमें 15 अधिकारी हैं जिनको वहाँ जिम्मे लगाया गया है और वो लगातार नज़र रखे हुए हैं। और उन्होंने अपना कंट्रोल रूम का नंबर और ईमेल एड्रेस जारी किया है। हाँ, अपने यहाँ चंडीगढ़ में भी हरियाणा के लोगों के लिए कंट्रोल रूम बनाया है, वो मुख्य रूप से आप लोग उसको ज़रूर लिख लें। उसका व्हाट्सएप नंबर है 92123, ये ज़रूर लिखें आप, 92123 14595 14595। कोई भी जानकारी ऐसी होती है या किसी की कोई वहाँ से सहायता की रिक्वेस्ट आती है तो हम इस पर फॉरवर्ड कर दें एक व्हाट्सएप के रूप में 92123 14595। और इसी प्रकार से जो हमारा फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपनी ईमेल आईडी जो इसके लिए रखी है, वो उनकी रेगुलर जो ईमेल आईडी है वही है contact us@atfcd, contact us@fcd पूरा लिखना है @gmail.com। तो फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट हमने बनाया ही है, तो उसके वहाँ एक अलग से यूक्रेन सेल इस नाम से 2 लोगों को हमने बैठाया है, ताकि वो जानकारियाँ, जो कि हमारे पास तो जानकारियाँ आएंगी वो MEA में जानकारी हमने देनी है, सहायता उन्हीं के माध्यम से होगी। एक कॉन्टैक्ट नंबर और एक ईमेल एड्रेस से हमने बैठाया है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने यूक्रेन मामले पर मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार को सभी भारतीय छात्रों को तुरंत वापस हिंदुस्तान लेकर आना चाहिए। देश चिंतित है। 20,000 से अधिक हमारे नौजवान बच्चे, युवक और युवतियां भय, आतंक उसका शिकार हैं। यूक्रेन में अलग अलग जगहों पर हैं। भारत सरकार, मोदी सरकार ने उन्हें अपने रहमो करम पर भगवान भरोसे छोड़ दिया है। बार बार हम 2 हफ्ते से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कह रहे हैं कि सरकार उनको फौरन हिंदुस्तान लाने का इंतजाम करे, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच में लड़ाई छिड़ सकती है। परंतु जो जहाज की टिकट है वो 1.5 लाख रुपया कर दी और सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। आज हमारे 20,000 नौजवान खतरे के साए के अंदर बैठे हैं। भारत सरकार के पास, मोदी सरकार के पास, भाजपा के पास क्या जवाब है? मोदी जी बताएं, सरकार बताए, भाजपा बताए, उन 20,000 छात्रों को, छात्राओं को, हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को यूक्रेन से वापस लाने का क्या इंतजाम है? कब तक उन्हें सुरक्षित वापस लेकर आया जाएगा? और 2 हफ्ते से जब कांग्रेस ये मुद्दा उठा रही थी तो सरकार ने कोई कदम क्यों नहीं उठाए?
आपदा में अवसर पैदा कर आप 2-2 लाख रुपये की हवाई जहाज की टिकटें क्यों बेच रहे थे? और आज जब छात्राएं, लड़के लड़कियां कीव में हमारी एम्बेसी के बाहर, दूतावास के बाहर खड़े हैं तो सामान लेकर, तो उनकी ऐसी दुर्दशा क्यों? हमारा दूतावास, भारत का दूतावास हमारे बच्चों की, हमारे नागरिकों की मदद क्यों नहीं कर रहा? प्रधानमंत्री जी को, विदेश मंत्री जी को आगे आकर इस बात का जवाब देना चाहिए। इधर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट किया है। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को लेकर उन्होंने ट्वीट के जरिए एक नंबर जारी किया है ताकि जो फंसे हुए वहां भारतीय हैं इस नंबर पर कॉल करके मदद यहां से ले सकते हैं। तो एक नंबर यहां पर जारी किया है दुष्यंत चौटाला ने, और यूक्रेन में जो बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं, भारतीय छात्र जो वहां पर हैं, वो इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मदद यहां से ले सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर 9212314595 ये नंबर है, सामने +91 कोड लगा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर यूक्रेन में जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस नंबर के जरिए अपनी यहां पर मदद ले सकते हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट करके ये व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए मनोहर सरकार ने कमर कस ली है। सीएम मनोहर लाल और गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नशे के खिलाफ उठाए बड़े कदमों के बारे में जानकारी दी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर नशा रोकने पर काम कर रहे हैं। इसके लिए शहर और ग्रामीण स्तर पर टीमों का गठन किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि नशा रोकने के लिए पंचायतों का सहयोग भी लिया जाएगा। तो गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा को पूरी तरह से नशा मुक्त करेंगे और साथ ही विज ने अपराधियों को कहा कि बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। हम एक संदेश सारे हरियाणा में देना चाहते हैं कि जहां तो बदमाशी छोड़ दो, जहां हरियाणा छोड़ दो। हम किसी को भी गलत काम करने वाले को हरियाणा में बर्दाश्त नहीं करेंगे। केसेस के डिस्पोजल के लिए भी मैंने कार्य योजना बनाई है कि लोगों की अक्सर ये बात रहती है कि केस रजिस्टर्ड हो गया और कार्रवाई ना हुई। मैंने अकाउंटेबिलिटी तय की है कि 10 दिन के बाद इंस्पेक्टर जो एसएचओ है उसको रिपोर्ट करना होगा कि ये डिले क्यों हुआ। 20 दिन के बाद डीएसपी को करना होगा। 30 दिन के बाद एएसपी को करना होगा और 45 दिन के बाद एसपी को करना होगा कि ये डिले क्यों हुआ। और उसके लिए हमने एक पोर्टल बनाया है, उसका ट्रायल कल मैंने देख लिया है। वो पोर्टल होगा और वो 15 दिन के लिए अभी हम नीचे ट्रायल के लिए उसको भेज रहे हैं। उसके बाद वो पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा। मेरे डैशबोर्ड के ऊपर या डीजीपी साहब के डैशबोर्ड के ऊपर या एसीएस होम के डैशबोर्ड के ऊपर सारे हरियाणा के हर केस की डिटेल होगी कि कौन सा केस कब रजिस्टर हुआ और वो वर्कआउट हुआ या नहीं हुआ और क्या डिले हुआ, क्यों डिले हुआ, सारी जानकारी उसमें होगी। हमारा मकसद ये है कि नीचे जो वर्किंग स्टाफ है उनके ऊपर इस चीज़ का जरूर आभास रहेगा कि अगर हम डिले करते हैं तो हमें कोई देख रहा है और हर आदमी की हमने अकाउंटेबिलिटी इसमें तय की है। मकसद ये है कि हम अपनी पुलिस को, जो हमारा होम डिपार्टमेंट है, अपार्ट फ्रॉम दी दो आज का विषय जो था वो ड्रग्स का था, लेकिन रेगुलर पुलिस भी नारकोटिक ब्यूरो के अतिरिक्त इस दिशा में पूरी तरह से काम करे और पूरी पुलिस चुस्त दुरुस्त हो। इसके कैथल के लघु सचिवालय में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने 10 नई और 4 पुरानी शिकायतों पर सुनवाई हुई।
4 पुरानी शिकायतों में से एक को पेंडिंग रखा गया, जबकि एक को विजिलेंस को जांच के लिए भेजा गया। वहीं लघु सचिवालय की दूसरी तरफ आंगनवाड़ी वर्कर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिस दौरान पुलिस के साथ आंगनवाड़ी वर्करों की धक्का मुक्की भी हुई और मंत्री को कष्ट निवारण समिति की बैठक में दूसरे गेट में आना पड़ा। परिवहन मंत्री ने आंगनवाड़ी वर्कर का ज्ञापन लिया और समाधान का आश्वासन भी दिया। बात करी है, एक पेंडिंग है, एक 2 फाइल की है पुरानी एमएसए और 10 में 7 पेंडिंग है, तीनों का हमने डिस्क्लोज किया। विजिलेंस को जांच करने की सर बात की गई है क्या कुछ मामले में आपने? नहीं, विजिलेंस की जो इंक्वायरी थी, जो लोग कहते हैं कि हमारा भाई दोषी तो हो सकता, हमारा भाई मर नहीं सकता, हमारे भाई के साथ जो अत्याचार हुए, कि पुलिस का कहना और था, परिवार जो परिवार है उसका कहना और था। हमने कि दूध का दूध पानी का पानी निकलवाएंगे और विजिलेंस से इसकी इंक्वायरी कराएंगे। रोडवेज विभाग के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि रोडवेज के बेड़े में जो 850 नई बसें शामिल होनी थी, उसमें थोड़ा समय और लग सकता है। 31 अप्रैल में ई टिकटिंग का जो हमने दे दिया है, ई टिकटिंग होगी, जो चोरी होती थी, जो भ्रष्टाचार की बार टिकटों की बिकने की बात हुई, 2 नंबर की टिकट होती, हमने उससे कैमरा भी लगाया है, जीपीएस भी लगाया और हरियाणा प्रदेश से ये भी जानकारी मिलेगी हमारी बस कौन से रूट पे है, कहाँ है और कहाँ खड़ी है, उसे पूरी जानकारी मिलेगी और भ्रष्टाचार को लगाम लगेगा। इसको सबसे बड़ा लाभ प्रदेश और हरियाणा प्रदेश में से शुरुआत होगी। तो 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। वहीं बेरोजगारी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश में केवल कांग्रेस के लोग ही बेरोजगार हुए हैं, बाकी सबके पास रोजगार है। भारतीय जनता पार्टी की अपना परचम फैलाएगी, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात करें, मणिपुर गोवा की बात करें और अपनी सरकार बनेगी। बेरोजगार कांग्रेस वाले बेरोजगार हो, बाकी सब रोजगार में है। कांग्रेस के मित्र सारे बेरोजगार हो गए, कहीं भी नहीं, पूरे देश ने बेरोजगार कर दिए और जो रोजगारी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व जो देश और विदेश में विकास हुआ है, आम नौजवान साथी, युवाओं के, किसान, मजदूर, व्यापारियों के लिए काम मिला है। चंडीगढ़ के टैगोर ऑडिटोरियम में हरियाणा साहित्य पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में हिंदी, पंजाबी और उर्दू साहित्यकारों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने साहित्यकारों को सम्मानित किया। इस साहित्य पर्व में जैसा अभी सभी साहित्यकारों का जो सम्मान किया गया, इसमें मुख्य रूप से हिंदी, पंजाबी, उर्दू और संस्कृत कुल 138 साहित्यकारों को सम्मानित किया जा रहा है। इन सभी साहित्यकारों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। वैसे तो भाषण सम्मान करने वालों का अवसर, आपका जो अवसर मुझे मिला है, इस पर साहित्यकार होना अपने आप में सम्मान की बात है। कोई इस सम्मान के लिए नहीं, बल्कि आप साहित्यकार हैं, इसलिए अपने आप में एक बड़ा सम्मान है। हम सब अपनी जिंदगी, इसकी कहानी सब जानते हैं और इस नाते से अपनी अपनी कहानी का सब लोग एक प्रकार से वो साहित्यकार ही होता है, लेकिन उस साहित्य को लेखनी में कलमबद्ध करना, कविता के द्वारा, कवि के द्वारा कविता के माध्यम से उसको बताया जाना, ये अपने आप में एक विशेष बात है। इसलिए हम सभी किसी न किसी रूप में अपनी इस कहानी को स्वयं लिखें, अथवा एक कोई भी जो उसकी प्रासंगिकता को समझ सकता है, वो कवि, वो साहित्यकार, वो व्यंग्यकार, कहानीकार, वो उसको उस रूप से लिखता है। तो हम लोग विभिन्न तरीकों से अपने साहित्य का सृजन करते हैं और साहित्य एक प्रकार का, मैं कहता हूं कि एक प्राण है मनुष्य में। यानी मनुष्य के अंदर ये साहित्य न होता तो जैसा ये बताया गया है,
कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुंछ विभीषण हीना, अर्थात साहित्य संगीत कला से विहीन व्यक्ति बिना पूंछ और सींग के एक जानवर के समान है। साहित्य का अपना महत्व है। वैभव, समृद्धि, ज्ञान और धन धान्य से भरपूर इस भूमि पर प्राचीन भारतीय साहित्य फली फूली यानी हरियाणा की इस भूमि पर वैदिक मनीषियों ने नई संस्कृति की रचना की। हरियाणा वह पावन धरा है जहाँ वेदों की, उपनिषदों की, गीता के अमर संदेश की, महर्षि वेदव्यास के द्वारा यहाँ पर महाभारत की ये सब रचनाएं की गई हैं। हमारा साहित्य बहुत पुरातन है। साहित्य सृजन की इस कड़ी में आदि कवि पुष्पदंत, बाणभट्ट, हर्षवर्धन और सूरदास जैसे भगवती शारदा के वृद्ध पुत्रों से शुरू होकर बाबू बाल मुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, संत कबीरदास, संत नित्यानंद, सूफी बू अली शाह कलंदर, अजीम शायर हाली पानीपति, संतोष सिंह, बाबा फरीद व लोक कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी से होती हुई समकालीन रचनाशालिकता तक ये पहुंचती है। ऐसा इतिहास हमारा भरा पड़ा है और हम ऐसा भी एक विचार करते हैं कि ऐसे साहित्यकारों की जो कर्मस्थली है, जहाँ जहाँ रह करके इन्होंने अपना साहित्य लिखा है, इन सब स्थानों को, उनके महत्व को बढ़ाने के लिए इन साहित्यकारों के नाम से कुछ न कुछ उल्लेखित ऐसे काम किए जाएं ताकि हमारा हरियाणा इस साहित्यकारों की भूमि इस नाते से चिर परिचित रूप से जाए। जेलों में सुधार को लेकर जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि पिछले दिनों हुई वर्कशॉप में कई अहम फैसले लिए गए हैं। 18,000 जेल वार्डन को हेड वार्डन बना दिया गया है। ये सभी 18 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। इसी के साथ जेलों में फीमेल डॉक्टर नियुक्त करने का भी फैसला लिया गया है। तो इसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा अच्छा सपोर्ट किया गया कि बेस्ट डाइट जो इनमेट्स हैं उनको मिले और बहुत आला किस्म की हमारी जेल बनी है। बहुत नया मॉडल बना है जो नू में बनाई है। अभी एक जेल हम बना रहे हैं जो बहुत हाई सिक्योरिटी जेल होगी। वो इंडिया की सबसे बढ़िया जेल है जिसके पैसा भी 80 करोड़ सैंक्शन हो गया। उसके टेंडर भी होगी, वो हम रोहतक में बना रहे हैं और उसमें इस तरीके की जितने खूंखार और जितने डेडपूल्स हैं जम्मू कश्मीर के हैं और जो इस तरीके के लोग हैं जो बहुत खतरनाक कैदी हैं उन्हें उस जेल में रखेंगे और उसमें सिक्योरिटी का बहुत हाई लेवल अरेंजमेंट। नगर निकाय चुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव चिन्ह पर लड़ने का फैसला पार्टी करेगी। बीजेपी से संबंधित प्रत्याशी निकाय चुनाव में जीतेंगे। आप बिल्कुल देखिए पार्टी फैसला करेगी। अगर हम उस पर चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे तो भी किसी में भी जीतेंगे, कोई दो राय नहीं है। हमारे लोग जीतेंगे। हमारे पार्टी में जो विचारधारा में विश्वास करते हैं वो लोग जीत के आए हैं। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। नमस्कार।